कि जब प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं तो उसको नेगेटिव करने के लिए ईडी क्यों हिट कर रही है उस बूम को। क्या ये पंजाब के रियल एस्टेट बूम को डिस्टर्ब करने की प्लानिंग है जो ईडी इतने बार रेट डाल रही है? इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट बिल्डरों पे आएगा, प्रोजेक्ट्स के ऊपर आएगा और फिर घर खरीदने वालों पे आएगा, रियल एस्टेट के इन्वेस्टरों पे आएगा। ना तो पंजाब सरकार को इसका कोई फ़ायदा है, ना ही सेंटर सरकार को इसका कोई फ़ायदा होगा मॉनेटरी। हाँ, नुकसान बहुत लोगों का होगा। 526 एकड़ ज़मीन एक्वायर करेगा गमाडा, ये न्यूज़ है। और इको सिटी 4 अगले 14 साल से LOI लेकर घूम रहे हैं, प्लॉट का पता नहीं। इको सिटी 2 एक्सटेंशन के लॉट बहुत के हिमाचल के लोगों ने पंजाब में प्रॉपर्टी ले रखी है, इवन की एग्रीकल्चर लैंड भी ले रखी है। और बहुत से हमारे लोग पंजाब के मेरी वीडियो में भी कमेंट कर देते हैं और कहते हैं कि जी आप हिमाचल के लोगों को यहाँ प्रॉपर्टी दिलवाने में मदद कर रहे हैं और जब हम लेने जाते हैं तो हमें वो देते नहीं हैं। तो ये सरकारों का काम है जी, सरकारें क्या करती हैं उसमें आम लोगों को मैं ब्लेम नहीं कर सकता। जहाँ खेत वहाँ रास्ता, जहाँ रास्ता वहाँ विकास। तो कहते हैं डेवलपमेंट कहाँ कैसे होगी जब रास्ता ही नहीं होगा। तो बहुत अच्छी पहल है ये, सारी स्टेट्स को करनी चाहिए। ये खबर रॉयल स्टेट के प्रमोटर हैं प्रवीण कांसल और नीरज कांसल जी, जिनको अरेस्ट किया है ईडी ने। इनका नाम रॉकी कांसल है और ये इनके भाई हैं। इनकी क्या सारी कहानी थी इसमें लिखी हुई है। ये प्राइवेट बैंक में एम्प्लॉई थे तो इन्होंने फर्जी नाम से अकाउंट खोले। ये पंचकूला और जीरकपुर के ही एरिया की बात हो रही है। तो इन्होंने वो फर्जी अकाउंट खोलकर सरकार का पैसा उसमें, म्यूनसिपल कौंसिल नगर निगम का पैसा उसमें से डाला, जो ग्रांट आती है उसको एक और अकाउंट में निकाल के इन्होंने यूज़ किया। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और पिछले पार्ट में आपने देखा जो कि कल आया था सैटरडे को, और ये वाला आज आप देख रहे हैं संडे को। अब इसी तरीके से हम पूरा 1 घंटे का जो सेशन है उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है ताकि आपके लिए भी आसान रहे। 1 घंटा पूरा बैठकर देखना भी थोड़ा बोरिंग हो जाता है और मूड चेंज भी हो जाएगा और टाइम भी आपका 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, हमारा भी और आपका भी। तो संडे की मॉर्निंग में शुरुआत करते हैं अखबार की खबरों से। और खबरें ये कहती हैं कि जी ये कंचन वासुदेव जी ने लिखा है, 20 मई को ये आया है कि मोहाली लैंड रेट्स डबल इन 3 years, वाई ईडी रेड हिट्स रियल एस्टेट बूम। कि जब प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं तो उसको नेगेटिव करने के लिए ईडी क्यों हिट कर रही है उस बूम को। जब ईडी की रेड होगी, बिल्डरों पे रेड होगी, ऑफिसर्स पे रेड होगी, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा प्रॉपर्टी मार्केट की बूम के ऊपर। यानी जो लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें वो डर जाएंगे कि पता नहीं क्या होने वाला है, बिल्डरों का क्या होगा, अप्रूवलें आएंगी कि नहीं आएंगी। ये सारे सवाल जुड़े हुए हैं इन रेड्स के साथ। तो क्या ये पंजाब के रियल एस्टेट बूम को डिस्टर्ब करने की प्लानिंग है जो ईडी इतने बार रेड डाल रही है? ये अखबार की कटिंग है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कंचन वासुदेव जी ने लिखा है। तो सभी समझदार हैं और सभी जानते हैं कि सरकार पंजाब में किसकी है, सेंटर में किसकी है, ईडी का कंट्रोल किसके पास है, कैसे ईडी काम करती है, कैसे ईडी के अरेस्ट किए हुए लोग, जो चुने हुए लोग हैं, वो 2 साल के बाद सरकार कोर्ट कहती है कि इनका तो कोई कसूर ही नहीं था और फिर वो बरी हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे देश में कैसे चलता है ये सब जानते हैं, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये एक खबर है जिसका इम्पैक्ट 101%, जो अखबार ने ये लिखा है, जो कंचन जी ने लिखा है, मैं इनसे 100% सहमत हूँ कि इससे इम्पैक्ट आएगा। डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है, और अगर ये रेड्स बंद नहीं हुई तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट बिल्डरों पे आएगा, प्रोजेक्ट्स के ऊपर आएगा और फिर घर खरीदने वालों पे आएगा, रियल एस्टेट के इन्वेस्टरों पे आएगा। तो अब इससे ईडी को क्या फ़ायदा होगा, या जिनके पीछे ये सब कुछ चल रहा है, पर्दे के पीछे जो लोग ये कर रहे हैं, उनको इसका क्या फ़ायदा होगा, ये तो भगवान जानता है। फ़िलहाल हमारी समझ में ये नहीं आ रहा, क्योंकि ये रेड्स डालकर ये सब कुछ करने के बाद
जो फ़ायदा होगा मॉनेटरी, ना तो पंजाब सरकार को इसका कोई फ़ायदा है, ना ही सेंटर सरकार को इसका कोई फ़ायदा होगा मॉनेटरी। हाँ, नुकसान बहुत लोगों का होगा, और बहुत लोगों का नुकसान करके इनको क्या फ़ायदा होगा ये भी नहीं समझ आई कि ये क्यों इतने लोगों का नुकसान करना चाह रहे हैं। ये भगवान जानता है, या ये जानते हैं, और इसका आने वाले फ्यूचर में क्या फल होगा वो भगवान जाने। अब सरकार पंजाब की जो है वो प्रोएक्टिवली काम कर रही है, वो रियल एस्टेट को पुश दे रही है। पहले इको सिटी 3 की अनाउंसमेंट हुई, अभी इको सिटी 4 का जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो वही इलाके हैं, और यहाँ पे टोटल 526 एकड़ ज़मीन एक्वायर करेगा गमाडा, ये न्यूज़ है। और इको सिटी 4 अगले 14 साल से LOI लेकर घूम रहे हैं, प्लॉट का पता नहीं, इको सिटी 2 एक्सटेंशन के लॉट। तो ये भी सच्चाई बात है कि इको सिटी 2 एक्सटेंशन के जो 14 साल पहले LOI थी उनको अभी तक तो प्लॉट मिले नहीं। उसके बाद 3 आ गया, उसका भी नामो निशान ग्राउंड पे तो है नहीं। अब 4 कब आएगा, तो इसको हम मान के चलें कि आने वाले 15-20 साल के अंदर 4 भी लोगों को मिल जाएगा। अगर इसी तरीके से जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वही चलता रहा तो इतना समय तो उसमें लग जाएगा, क्योंकि बहुत सी लिटिगेशन होंगी, बड़े सारे कोर्ट केस होंगे, 100 लोग मानेंगे, 1 लोग नहीं मानेगा, वो कोर्ट में जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा। इसी वजह से ये सब कुछ हमारे देश में होता है। अब इको सिटी 3 2016 का प्रोजेक्ट था, अब इको सिटी 4 आ गया है 2026 में, यानी 10 साल के बाद ये इको सिटी 4 आया है। लेकिन अभी इको सिटी 3 छोड़ो, इको सिटी 2 की एक्सटेंशन जैसे इस खबर में कही गई है वो भी डिलीवर नहीं हुई है। तो सरकार के प्रोजेक्ट जिनके अंदर कोई लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको वो ऑन ग्राउंड प्लॉट कब मिलेंगे, ये इस खबर से सामने आ रहा है कि कितने साल आपको वेट करनी पड़ सकती है। और जिसने 2016 में इको सिटी 3 में या इको सिटी 2 की एक्सटेंशन में इन्वेस्ट किया था, अगर वो वहाँ नहीं करता, किसी प्राइवेट बिल्डर जो उस समय कॉलोनी काट रहा होता वहाँ करता, तो वहाँ अब तक उसका घर बन चुका होता, उसको वहाँ रहते हुए को भी 10 साल हो गए होते। तो अब जो यहाँ लिखे बैठे हैं उनको तो अभी प्लॉट भी नहीं पता कि कहाँ मिलना है। तो ये बातें होती हैं जब हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की अब प्रोजेक्ट्स के अंदर ही हमने जाना है या प्राइवेट में जाना है। तो एक भाई साहब हमारे कस्टमर आए और वो कहे जी हमें तो सिर्फ गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है, हम किसी प्राइवेट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे एक सिंपल सवाल किया कि जी आप कहाँ किस स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में? उन्होंने कहा प्राइवेट में पढ़ा हूँ। क्यों पढ़े हैं आप प्राइवेट में? सरकारी स्कूल तो बेटर होते हैं, उनके तो टीचर बहुत अच्छे होते हैं, उनको तो सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो उन्होंने कहा नहीं वो फैसिलिटी नहीं मिलती तभी हम वहाँ पढ़े। ठीक है, अगर आप बीमार होते हैं तो कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी में या प्राइवेट में? तो देखा प्राइवेट में जाते हैं। क्यों जाते हैं प्राइवेट में? सरकारी में तो बहुत इलाज सस्ता है और बहुत सी दवाइयाँ फ्री मिल जाती हैं, तो और डॉक्टर भी वहाँ बढ़िया होते हैं और लालच भी नहीं होता, तो आप क्यों वहाँ नहीं जाते? कहते नहीं वहाँ सुविधाएं नहीं मिलती हैं, सुविधाएं यहीं मिलती हैं। तो फिर वही सवाल आया कि फिर जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिर्फ मैं गवर्नमेंट के वाले ही प्रोजेक्ट में क्यों जाऊं, बाकियों में क्यों नहीं जाऊं? अगर हम आज रेटिंग करें कि 100 नंबर में से अगर आप सरकार वाले प्रोजेक्टों को और प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्टों को नंबर दें फैसिलिटी वाइज, तो 100 में से ज़्यादा नंबर आएंगे प्राइवेट जो डेवलपर हैं उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं एज़ कम्पेयर टू सरकार। हाँ, एक बात यह है कि सरकार से अगर आपको सामान खरीदते हैं तो आपको लीगली कोई दिक्कत नहीं आती, प्राइवेट के अंदर ये एक समस्या आती है, वो एक अलग इशू है। लेकिन फैसिलिटीज़ और डेवलपमेंट जो फास्ट होती है या जिसके साथ रेपुटेशन का लिंक होता है वो प्राइवेट बिल्डर के अंदर ही होती है। और मार्केट के अंदर भी अगर आप 100 ऑप्शन ढूंढोगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तो उसमें से 90 आपको प्राइवेट मिलेगी, 10 आपको सरकार की मिलेंगी। तो फिर हमारी जो लिमिट है, यानी जो हमारी सर्च की लिमिट है वो लिमिटेड हो जाती है, वो एक्सपैंड नहीं कर पाती। तो ये भी एक चीज़ें हैं। चलिए, खबरें और भी हैं। हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है, बहुत के हिमाचल के लोगों ने पंजाब में प्रॉपर्टी ले रखी है, इवन की एग्रीकल्चर लैंड भी ले रखी है। और बहुत से हमारे लोग पंजाब के मेरी वीडियो में भी कमेंट कर देते हैं और कहते हैं कि जी आप हिमाचल के लोगों को यहाँ प्रॉपर्टी दिलवाने में मदद कर रहे हैं और जब हम लेने जाते हैं तो हमें वो देते नहीं हैं।
तो ये सरकारों का काम है जी, सरकारें क्या करती हैं उसमें आम लोगों को मैं ब्लेम नहीं कर सकता। सरकारों ने पॉलिसी बनाई है कि कोई प्राइवेट बंदा यानी कोई बाहर का बंदा जाकर हिमाचल के अंदर एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकता, तो उनका कानून है। हमारी सरकार आज बना दे, पंजाब सरकार बना दे कि नहीं ले सकता हिमाचल वाला, तो ये भी बंद हो जाएगा। तो ये सरकारों ने खोला किया हुआ है, इसमें मेरा और इनका कोई दोष नहीं है। अगर यहाँ बंद कर देंगे तो हिमाचल वाले नहीं लेंगे, अगर हम यहाँ अलाउ कर रहे हैं तो ही वो ले रहे हैं। कौन सा वो कान पे पिस्तौल रख के ले रहे हैं किसी से, तो ये लॉजिकली बात सही नहीं आती। दूसरी बात है, अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है कि वहाँ पे टैक्स लग गया जी, तो हमने यहाँ पे टैक्स लगा दिया, निहंग सिंहों ने टैक्स लगा लिया। वो भी एक गवर्नमेंट लेवल पे बात होनी चाहिए, वो उसमें पब्लिक ना हरासमेंट करनी चाहिए किसी को, और जो होता है वो इंडिविजुअल्स करते हैं लेकिन कम्युनिटीज़ उसको भुगतती हैं। ये हमने देखा है कि एक इंडिविजुअल की गलती से पूरी कम्युनिटी को खामियाजा भुगतना पड़ता है, जैसे 1984 में हुआ था। एक इंडिविजुअल ने गलती की या क्राइम किया तो उसकी सज़ा कम्युनिटीज़ ने भुगती। एक सिख ने गोली चलाई, हज़ारों सिखों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसे ही एक हिंदू गलती करेगा तो हज़ारों हिंदुओं को उसकी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक पंजाबी गलती करेगा तो हज़ारों पंजाबियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक हिमाचली गलती करेगा, हज़ारों हिमाचलियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनका कसूर भी कोई नहीं होगा, कोई पूछेगा ही नहीं। ऐसे ही कश्मीर के साथ भी हुआ है। वहाँ जो हुआ, बहुत सारे कश्मीरियों ने बहुत की स्टेट की अंदर के वहाँ उनको वो डैमेज भी हुआ, मारा पीटा भी किया। तो चलो उनका कसूर नहीं था, वो तो उनका तो लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो इंडिविजुअल गलती करता है तो कम्युनिटीज़ को सज़ा मिलती है। तो हम यही कहते हैं, चलो हिमाचल वालों ने एक अच्छी काम किया है कि भाई जिसके पास कब्जा है वन भूमि का, वो रेगुलर हो जाएगा और वो उसका मालिक बन जाएगा। अब वन की ज़मीन कहाँ होगी, अंदर होगी, जंगल में होगी, तो जंगल में कौन रह रहा होगा, इंटीरियर में, तो डेफिनेटली अगर उसको मिल भी जाएगा तो उसका गुजारा हो जाएगा। अच्छी बात है, सरकार ने सोचा है, अच्छी बात है। तो ये हिमाचल की खबर है। और साथ में एक राजस्थान की खबर भी है। तो ये कह रहे हैं कि खेत तक रास्ता नहीं तो सरकारी भूमि से मिलेगा 20 फीट का रास्ता, क्योंकि खेत का रास्ता नहीं तो सरकारी जहाँ खेत वहाँ रास्ता, जहाँ रास्ता वहाँ विकास। तो कहते हैं डेवलपमेंट कहाँ कैसे होगी जब रास्ता ही नहीं होगा। तो बहुत अच्छी पहल है ये, सारी स्टेट्स को करनी चाहिए। पंजाब में भी अभी मैंने एक रास्ता चौड़ा करने के लिए एप्लीकेशन दी है। एक ज़मीन मैंने खरीदी, उसका 11 फीट रास्ता था और आगे बड़े भाई की ज़मीन थी, पीछे छोटे भाई की से मैंने खरीद ली। तो मैंने बड़े भाई को ऑफ़र किया, उस ज़मींदार का जो बड़े भाई था, कि आप इस सड़क जो रास्ता है इसको चौड़ा कर दें और जितनी ज़मीन इस रास्ते में जाएगी वो मैं आपको दे देता हूँ, या मेरी से आप ले लीजिए। तो आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी ज़मीन का रास्ता भी चौड़ा हो गया, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और आपकी ज़मीन भी नहीं चलेगी, ज़मीन सारी मैं दे रहा हूँ। तो वो पहले मान गए, फिर वो कहने लगे नहीं हम आपको ज़मीन तो दे रहे हो, थोड़े साथ में पैसे दो, फिर डबल पैसों पे अड़ गए। तो फाइनली मैंने कोर्ट में केस किया है उस रास्ते को चौड़ा करने के लिए, जिसका उसी को ही फ़ायदा है क्योंकि वो फ्रंट पे है और उसका कुछ लगे भी नहीं रहा। सारे गांव के लोगों ने उस बंदे को समझाया बुझाया, सब आगे वाले लोगों ने समझाया कि भाई इसको चौड़ा करने में तुम्हें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई है नहीं, तो मत अड़। लेकिन वो बंदा नहीं माना। तो यहाँ ये समस्याएं चलती हैं। अगर ये कानून बन जाए कि रास्ते चौड़े होंगे और वो कटौती जो है वो सरकार पे कर देगी तो बहुत अच्छी बात है। राजस्थान ने की है, पंजाब वाले कर देंगे तो और बढ़िया। ये इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि रियल एस्टेट के साथ लिंक है प्रॉपर्टी के। अब ये खबर रॉयल स्टेट के प्रमोटर हैं प्रवीण कांसल और नीरज कांसल जी, जिनको अरेस्ट किया है ईडी ने। इनका नाम रॉकी कांसल है और ये इनके भाई हैं। इनकी क्या सारी कहानी थी इसमें लिखी हुई है। तो इनके पार्टनर ने जो यहाँ पे इनको लगाया है, नरेश कुमार गर्ग और प्यारेलाल गर्ग ने आरोप लगाया है कि 2011 में इन्होंने उनकी जो संपत्ति थी 2013 में उनकी जानकारी और सहमति के बिना मोतियाज रॉयल सिटी कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी गई। तो ये इनका आपस में पार्टनर्स का झगड़ा था, उसकी वजह से फिर वो केस हुआ। उसके बाद फिर ईडी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, फिर गमाडा के ऑफिसर इसके अंदर आ गए कि क्यों इनको CLU दी गई आपने दोबारा से नए प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो जिन प्रोजेक्टों में CLU आई है, अब उन प्रोजेक्टों के इन्वेस्टर भी BP की गोलियां खा रहे हैं कि हमारा क्या होगा अगर इनका यही हाल रहा, अगर ये जल्दी नहीं आए, अगर वो CLU कैंसिल हो गई तो हमारा क्या होगा उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें। तो ये सारे सवाल, जैसे हमने पहले कहा कि ईडी की रेट से डिस्टर्ब हो जाता है सारे का सारा बाज़ार, इन्वेस्टर बिल्डर सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अब ये एक बड़ा मुद्दा है इस समय मार्केट में और इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ चुका है और कुछ आने वाले समय में
और पढ़ने की इच्छा है। अब एक और यहाँ फ्रॉड हुआ है। ये प्राइवेट बैंक में एम्प्लॉई थे, तो इन्होंने फर्जी नाम से अकाउंट खोले। ये पंचकूला और जीरकपुर के ही एरिया की बात हो रही है। तो इन्होंने वो फर्जी अकाउंट खोलकर सरकार का पैसा उसमें, म्यूनसिपल कौंसिल नगर निगम का पैसा उसमें से डाला, जो ग्रांट आती है उसको एक और अकाउंट में निकाल के इन्होंने यूज़ किया। तो इस घोटाले में बहुत से लोग अभी फ्रॉड के अंदर दर्ज किया जा रही हैं FIR, और 145 करोड़ की घोटाला है, और ये मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं। कल को पता नहीं सरकार के इस बयान के अगेंस्ट कोई फैसला कोर्ट से आ जाए, लेकिन ये फ़िलहाल अभी जो कहा जा रहा है कि ये इन्होंने ये सब कुछ किया है और उसमें बैंक के कुछ और एम्प्लॉय भी शामिल थे, और उन्होंने जो फ्रॉड किया है वो सरकार के साथ किया है, पब्लिक के साथ नहीं किया। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट का एक शॉर्टकट था जो अब मतलब आज खुल जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ है, जब आप ये हमने नक्शा दिया है कि अगर आप फ़ेज़ 9 के 43 बस स्टैंड वाली रोड से सीधा आएंगे तो फ़ेज़ 9 से इधर आएंगे, तो ये फ़िलहाल आप एयरपोर्ट रोड से होकर एयरपोर्ट को जाते थे। लेकिन अब फ़िलहाल यहाँ से ही ये रोड सीधी आपको यहाँ लेके, ये बीच में से ये रोड यहाँ से जोड़ दी गई है, तो आपको घूम के अब आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से शॉर्टकट मिल जाएगा। तो ये रोड पहले अंडर कंस्ट्रक्शन थी, अब चल गई। अब जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो सीधा आपको एयरपोर्ट चौक नहीं आना है, वहीं से ही राइट मुड़ जाओगे, आप सीधा 9 फेज़ की जो लाइटें हैं जो ट्रिब्यून चौक को जाती हैं उस पर निकल जाओगे। तो चंडीगढ़ से जो लोग आते थे उनको इसका फ़ायदा होगा। पंजाब के जो लोग हैं इधर से जा रहे हैं तो उनको तो उतना ही रास्ता पड़ेगा, उस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये खबर थी, हमने बता दी। एक ये बहुत पुराना फ्रॉड हुआ था, इसकी अमाउंट देखकर 5.45 करोड़, तो इतने तो यहाँ एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देता है जितने का ये फ्रॉड बताया जा रहा है। तो उस समय में बहुत से लोगों ने इस कंपनी में, भूपिंदर सिंगला जी ये बठिंडा के पास तपा मंडी है वहाँ के रहने वाले थे, अब तो ये अरेस्ट हैं, और ये इनकी वाइफ है। डेफिनेटली फर्म के अंदर इनका नाम था तो इनको फरार दिखाया गया है, लेकिन वाइफ का तो कोई बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जहाँ हस्बैंड ने कहा साइन कर दो तो वाइफ तो वहाँ साइन कर ही देती है। तो लेकिन कागज़ों में, क्योंकि वो कंपनी की डायरेक्टर थी तो उनके ऊपर भी FIR है। तो इसके अंदर 2024 तक दुकानें सौंपने का इनका जो वादा था, तो इन्होंने प्रॉपर्टी बेची थी, फिर GST भी नहीं जमा कराए, फिर 121, 22, 23, 24 के लिए इन्होंने कुछ पैसे लिए थे, 15 से 20% हर महीने रिटर्न देने की बात की थी, 100 रुपये प्रति वर्ग फुट का किराया देने की बात कही थी, 1 जनवरी 2024 तक कब्जा देने का भी इनका वादा था। और इन्होंने ये सब कुछ किया, यानी ये दिखा कर के हम आपको प्रॉपर्टी देंगे, पैसे लिए और पैसे वो कहीं और यूज़ हो गए, प्रॉपर्टी भी नहीं मिली और लोगों को उसका जो प्रॉफिट इंटरेस्ट था वो भी नहीं मिला। तो उसके अंदर फिर पे FIR हुई, फिर ये अरेस्ट हुए। ये पुरानी बात है, आज की डेट में 5.5 करोड़ को बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए, लेकिन ये खबर थी तो हमने इसको भी आपको दिखा दिया। अब बात आती है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है अभी जो आप बेचना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर लें, हम उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद हम कोई चार्ज करते हैं वीडियो बनाने का, तो हमने कभी भी किसी से कोई भी पैसा अभी तक चार्ज नहीं किया है। हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाते हैं, और जब कोई सेल होती है तो उस पर अगर कोई हमारा इंसेंटिव बनता है तो उसके बाद है वो। तो अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है और आप उसको सेल करना चाहते हैं तो आप बेफिक्र दिए गए नंबर पर कॉल कर लें और मैसेज कर दें प्रॉपर्टी का एड्रेस, हमारी टीम वहाँ जाके देख आएगी। उसके बाद हम उसकी वीडियो भी बना देंगे। आजकल शॉर्ट रील का ज़माना है, हम वो भी बना देंगे, मार्केटिंग करनी है वो भी कर देंगे, जो कुछ कर सकते हैं हम आपकी प्रॉपर्टी को सेल करने में वो हम कर देंगे। जैसे कुछ इन्वेस्टर्स ने बहुत सारे प्री लॉन्चिंग के प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी 2-3 साल में डिलीवर होने हैं उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। उसमें एयरपोर्ट रोड के बहुत सारे फ्लैट हैं, खरड़ लांटरा रोड के ऊपर बहुत सारे फ्लैट हैं, या और भी एरियाज़ के अंदर प्लॉट्स हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है प्री लॉन्चिंग के प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो अगर आप वो डाटा हमसे शेयर करेंगे तो हम भी कोशिश करेंगे, डेफिनेटली हमारा तो काम है, हम ट्राई करेंगे। और आप अपने लेवल पे तो एफर्ट कर ही रहे होंगे, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपका पैसा निकल आए और आपको वो पैसा कहीं और अगर चाहिए हो अपने काम के लिए तो वहाँ लगा लें, री इन्वेस्ट करना है तो री इन्वेस्ट कर लें।
तो ये एक चीज़ हमारी तरफ से थी। और उसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दें या नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दें। अगले सेशन के अंदर हम उसका वेरिफिकेशन के बाद जवाब देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सवाल कोई पूछते हैं तो तुरंत मैं उसका कोई जवाब दूं, हो सकता है वो रेलेवेंटली सही ना हो, उसमें कोई कमी हो, लेकिन उससे जिस प्रोजेक्ट के बारे में वो सवाल था उसकी इमेज को डेंट पड़ सकता है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन पास हो सकती है। तो क्योंकि हम न्यूज़ चैनल हैं और हम समझदारी के साथ जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का, और आपका जो सवाल है उसका भी आपको जवाब मिल जाए, ये हमारी इच्छा है। लेकिन वो सवाल का जवाब सही होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, अफवाह नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा कि अफवाहों से बहुत काम खराब होते हैं, बहुत सी ऐसी अफवाहें हैं जो मार्केट में आज भी घूम रही हैं। तो यहाँ मैंने खबरें दिखाई हैं, अफवाहें नहीं दिखाई हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। जो खबरें हैं, जो अखबार में छप चुकी हैं, जो हो चुका है, हमने उसी पे यह एपिसोड आज का किया है। और संडे है, और अगर आप हमें मिलना चाहते हैं तो संडे के दिन मैं अपने ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ। आप मोस्ट वेलकम है, जब मर्जी आएँ मिलें। सैटरडे और संडे दोनों दिन ही मेरी ऑफिस में अवेलेबिलिटी रहती है। जो दूर से आते हैं, बाहर से आते हैं, वो भी मोस्ट वेलकम है। फ़ोन कर लें इस नंबर पे और कंफर्म करके आ जाएं, मिल लें, सलाह लें। सलाह फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। चाहे आपके साथ आधा घंटे का टाइम लगेगा, चाहे घंटे का टाइम लगेगा, जो भी आपने सवाल पूछने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई पैसा नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ एज ए पार्टनर मिलकर काम करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट मैं अपनी विजडम के साथ, अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ, अपनी रिसर्च के साथ कर रहा हूँ, आप उसी के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यानी मेरे साथ मिलकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो फार्मूला ऑलरेडी चल रहा है। उसमें हम अभी महाराष्ट्र में गोवा के आसपास कुछ रिजॉर्ट्स के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें 18 लाख का हमारा एक रूम का कंसेप्ट चल रहा है, जिसके अंदर 6-6 लाख रुपया आपको हर 3-3 महीने में देना है, और तब तक वो रिजॉर्ट बन के चालू हो जाएगा। 1 साल के अंदर उसका फिर रेंट भी आना शुरू हो जाएगा। 18 लाख में ऑलमोस्ट एक कमरा बनकर तैयार हो जाता है लैंड लेकर डेवलप करने के बाद, और उसकी मिनिमम जो रेंटल इनकम है वो 15,000 रुपया मंथ आ जाती है। अगर हम सिर्फ 40% ऑक्यूपेंसी, यानी साल के अंदर सिर्फ 40% ही उसका ये समझें कि कोई उसमें रहा, तो भी आपको 15,000 रुपया रेंट आ जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरी खुद की भी इन्वेस्टमेंट है, और आप मेरे साथ ऐसे पार्टनर रहेंगे, आप मेरे क्लाइंट नहीं रहेंगे। तो ये भी हम एक काम कर रहे हैं। दूसरा, लोकल मार्केट के अंदर आज भी कुछ लोग आए जिनकी कोठियाँ बन रखी थी, जो बिल्डर थे लेकिन छोटे बिल्डर थे, तो उन्होंने कोठियाँ बना रखी थी, 4-5 कोठियाँ। तो उनका रेट रखा था उन्होंने 80 लाख के आसपास। तो उन्होंने कहा जी 80 लाख हम मांग रहे हैं, 70 के आसपास हम इसको दे देंगे। तो मैंने कहा आप मांग ही गलत रहे हैं, आप 70 ही मांगिए, क्योंकि आप 80 मांगेंगे तो बंदा पहले ही सोच कहेगा कि 80 तो मेरा बजट ही नहीं है, वो तो आएगा नहीं। दूसरी बात, आप 70 में देने की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए 70 में ये आज नहीं बिकी और 70 में ये 6 महीने के बाद बिकी, तो अगर आपके ये पैसे किसी और बिजनेस में या रियल एस्टेट में कहीं और लगे होते तो 70 लाख रुपए का 70,000 रुपये महीना तो आपका 1% इंटरेस्ट बन गया। तो 6 महीने के बाद 4,20,000 तो आपके वैसे ही कम हो गए। तो आप 6 महीने अगर वेट करके भी इसी रेट में बेचोगे तो एक्चुअली आप उस रेट में नहीं बेच रहे, उससे कम में जाएगी। तो बेटर है कि आज आप इससे निकल जाएं। एक बात, जैसे अभी हमने कहा कि न्यूज़ आ रही हैं, ईडी की रेड पड़ रही हैं, ये अच्छे संकेत नहीं हैं प्रॉपर्टी के कारोबार के लिए। ये जो मैं पहले से ही कह रहा हूँ 3-4-6 महीने से कि मंदी के संकेत आ रहे हैं, प्रॉपर्टी स्टेबल हो रही है, बढ़ना अब कम हो चुका है, और जो इन्वेस्टर हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर है उसको निकलने के लिए उसको हो सकता है आने वाले 7-2 साल और वेट करना पड़े, तब जाके उनका जो पैसा है वो रियल एस्टेट से बाहर आएगा। तो वो हालात अब ऑलमोस्ट बन चुके हैं। जब भी हम किसी रियल एस्टेट वाले से बात करते हैं तो वो ये एडमिट करता है कि हाँ मंदा है, पहले जितनी सेल्स नहीं हैं, पहले जितनी डील्स भी नहीं हैं। और जो इन्वेस्टर हैं वो भी ये फील कर रहे हैं प्रेशर के भाई अगली किस्त भी आ गई प्री लॉन्चिंग की, लेकिन हमारा माल जो सोचा था कि ये फ्लैट ऐसे बिक जाएगा वो नहीं बिक रहा है, जो शोरूम सोचा था ऐसे बिक जाएगा वो नहीं बिक रहा है। तो ये प्रेशर बन चुका है मार्केट पे। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। फिलहाल की ईडी की जो रेट चल रही हैं, जो प्रेशर और जो वॉर चल रही है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे पड़ रहा है। तो इस बंदे के अंदर सोच समझ के इन्वेस्ट करें, और अगर आप लिक्विडेट कर सकते हैं अपनी एसेट को तो लिक्विडेट कर लें। आप ये ना सोचें कि इतना प्रॉफिट नहीं आया तो इतना कम आ रहा है, फ़ायदा क्या हुआ। अगर
आपको लगता है कि आपका पेशेंस नहीं है, आप लंबा समय नहीं होल्ड कर सकते, तो बेटर है उसको अभी निकाल दें। अगर उसी रेट पे आप 6-8 महीने साल के बाद निकालोगे तो आपको जो कट होगा, जो लॉस या डेंट होगा, वो और ज़्यादा पड़ जाएगा। तो अपनी पर्सनल जो आपने प्रॉपर्टी, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सभी प्रॉपर्टी पे लागू नहीं होती है। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इससे बाहर रहती हैं जिसके ऊपर मंदे का, तेज़ी का कोई असर नहीं पड़ता है। जो ऐसी लोकेशन होती हैं जो ऑलवेज ग्रो करती हैं, तो वो इससे बाहर हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी जो आपके पास है उसके बारे में स्पेसिफिक कोई मीटिंग करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमसे मिल सकते हैं। आज फिर ये जो लाइव सेशन है, पहले वाले लाइव सेशन में और इसमें ये फ़र्क है कि अब इसको हमने 2 पार्ट में किया है। आधा पार्ट आपको मिलेगा सैटरडे को शाम को और आधा पार्ट मिलेगा आपको संडे को सुबह 10 बजे। जो सवाल आप आज सैटरडे संडे में हमसे पूछोगे, अगले या सैटरडे संडे में उनके जवाब ऐसे ही प्रेजेंटेशन के साथ, लॉजिक के साथ आपको मिल जाएंगे। आपको और आपके साथ बहुत सारे और लोगों को भी मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं जो मैं काम कर रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में जो भी आप कहना चाहें कह दें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें ताकि और लोगों तक भी आने वाले समय में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में फिर से किसी ऐसी ही अच्छी सी जानकारी के साथ। धन्यवाद।